एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपने लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर 29 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, और जो हमने एक्स्ट्रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो यूनिक नोट्स के अंदर गिवन हैं, आपने अपने नोट्स शाबाश उठा लीजिएगा। मैं नोट्स के अंदर से ही इन मल्टीपल क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, साथ उनकी टेक्निकल रीजंस भी बताऊँगा। साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं हमारी किसके चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर गिवन है वो रिव्यू क्वेश्चंस भी मैक्सिमम सॉल्व करें। जितने हम कर लेंगे मैं उतने मेंशन कर दूंगा, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो आइए बच्चों यूनिक नोट्स उठा लीजिए, उसी में से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से एक्सरसाइज वाले भी हैं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। जी बेटा आ जाइए, पहला वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs क्या गिवन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा, साथ आंसर बताता जाऊंगा, इधर लिखता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स के अंदर उनको या बुक के अंदर जहाँ पर भी आपने नोट करना उसको टिक कर लीजिएगा। पहला वाला गिवन है जी, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैं साथ साथ आपको क्लैरिफाई भी करता जाऊँगा ताकि हमें पता भी तो चले ना, रट्टा नहीं लगाना हमने। ये 4 ऑप्शन दी हुई है, साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव और वाटर वेव। तो इनमें से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी हैं? फर्स्ट वाली राइट ऑप्शन क्या है? साउंड वेव्स, क्योंकि हमने पढ़ा था साउंड की नेचर क्या है, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। तो साउंड वेव है पहले वाले MCQs का आंसर, ठीक है। बिकॉज जो साउंड जब ट्रैवल करता है तो हम साथ साथ थोड़ा देख भी लेते हैं, वो लेयर बनाता है किस चीज़ की, ये मैं रफ सी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किन चीज़ की मैंने लेयर बनाई है। याद करें प्रीवियस टॉपिक्स को, ठीक है। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इनमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। दूसरा वाला जी, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू आवर ईयर। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? देखिएगा ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इसमें क्या हो रहा है, एयर प्रेशर, बेटा क्या चीज़ हो रही है, एयर प्रेशर, इसमें क्या होता है, चेंज। तो याद रखिए कि साउंड जो ट्रैवल करता है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, बाय चेंजेस इन किसमें, एयर प्रेशर। भाई एयर प्रेशर में चेंज आएगा तो साउंड ट्रैवल करेगा। कैसे? फिर से देख लीजिए, जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर एयर प्रेशर शाबाश बेटा क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ पर रेयरफैक्शन होता है वहाँ पर डेफिनेट बात है एयर प्रेशर हमेशा क्या होता है, लो, कम होता है एज कंपेयर विद सराउंडिंग एयर प्रेशर, ठीक है। तो चेंज इन एयर प्रेशर होगा, उसी की वजह से साउंड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। थर्ड वाला देखिएगा जी, इसमें बताता है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। याद कीजिए मैंने जब आपको साउंड का टॉपिक पढ़ाया था, मैं ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पता ही, साउंड मैंने बताया था साउंड कौन सी वेव होती हैं, शाबाश, मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो शाबाश मेरा बेटा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, दे कैरी मैकेनिकल एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी भी कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो MCQ में मेरा बेटा उसने पूछा है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड, साउंड कौन सी एनर्जी होती है। तो थर्ड वाले में राइट ऑप्शन क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी होती है जी। फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाले में कहता है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। आ जाइए, स्पेस है तो स्पेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, स्पेस, इसका मतलब है नो एयर, जहाँ पर हवा नहीं है। अगर नो एयर तो इसका मतलब है वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड
नो साउंड ट्रैवल, वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं, बिकॉज एयर है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स, बिकॉज क्यों, बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती, नो साउंड वेव ट्रैवल इन किस में, स्पेस में। भाई स्पेस में तो साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं करते, जब स्पेस में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करते तो फिर एस्ट्रोनॉट कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू रेडियो वेव्स। तो फोर्थ में राइट ऑप्शन क्या है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, रीजन बता दिया आपको बेटा। फिफ्थ वाले में देखिएगा जी, फिफ्थ वाले में कहता है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, याद कीजिए लाउडनेस मैंने स्केच बनाया था, लाउडनेस किस चीज से रिलेट करता है, एम्पलीट्यूड के साथ। तो याद होएगा तो आपको ऑप्शन पता चलेगी ना, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे सिंपली लाउडनेस का तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, एमसीक्यू खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या आना है, राइट ऑप्शन क्या है, एम्पलीट्यूड की। सिक्स वाले में देखिएगा, सिक्स वाले में कहता है फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइज बिटवीन, भाई हमारे लिए ह्यूमंस के लिए, शाबाश मेरा बेटा, ह्यूमंस के लिए याद होगी तो फिर ऑप्शन के अंदर से ढूंढना नहीं है, पता होना चाहिए कौन सी है। ह्यूमंस के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मेरा बेटा शाबाश कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी, 20,000 हर्ट्ज तक, कितनी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो 6वीं राइट ऑप्शन क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी बेटा, 20,000 हर्ट्ज तक की, दिस इज द राइट ऑप्शन। When frequency of sound wave is increased, which of the following decreases? याद करिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी आना चाहिए ना, याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की अगर इंक्रीज हो तो दो बातें, भाई डिक्रीज क्या होगा और नो चेंज, तब्दीली किसमें नहीं आएगी। डिक्रीज क्या चीज होगी बेटा, याद रखिए डिक्रीज हमारे पास दो चीजें डिक्रीज होंगी, क्या क्या चीजें डिक्रीज होंगी, डिक्रीज में दो ऑप्शन है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, तो डिक्रीज क्या चीज होती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ कम हो जाएगी, और क्या चीज, पीरियड क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक होगी बात। चेंज किसमें नहीं आता भाई, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, रीजन फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो थर्ड वाले, इस वाले की राइट ऑप्शन बेटा क्या है, राइट ऑप्शन के अंदर 1 and 2, 1 and 2 यानी सेवंथ वाले में 1 and 2, 1 and 2 में राइट ऑप्शन में क्या है कि डिक्रीज क्या चीज होती है, डिक्रीज दो चीजें होती हैं, अभी हमने पढ़ा, एक डिक्रीज होती है बेटा क्या चीज, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कम हो जाती है, एंड क्या चीज, पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ वेव, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। एट्थ वाली ऑप्शन में देखिएगा बेटा, एट्थ वाली ऑप्शन, एट्थ वाले एमसीक्यूज में, हाँ यहाँ 7 तक हमारी बुक के थे, बुक के एक्सरसाइज के थे, ठीक है। इन 7 एमसीक्यूज के बाद कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जो टॉपिक्स के अंदर से आए हैं, साइड इंफॉर्मेशन के अंदर से बन सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं लॉजिकली कि क्या उनका आंसर हो सकता है। एट्थ में कहता है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड बाय, देखो ग्रेव और श्रिल साउंड किस चीज़ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पिच से। बेटा जब पिच की डेफिनेशन आएगी तो ही पता चलेगा ना ग्रेव और श्रिल साउंड कैसे डिस्टिंग्विश होगा। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड बाय किससे, पिच से। पिच इज सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच ग्रेव एंड श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। ठीक है जी, अगर डेफिनेशन आएगी पिच की तो वही पता चलेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 21 सेल्सियस, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था एमसीक्यू इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो वैल्यू याद रखने वाली है कि स्पीड ऑफ साउंड हवा में 21 सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी है, ये वैल्यू आपने याद करनी, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड, याद करनी है जी। 10th वाले में आ जाइएगा। बैट्स कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी अप, देखिएगा मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का तो उसमें मैंने बताया था कि
ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की एग्जांपल्स में लिख लीजिएगा, बैट्स की थी, माइस की थी, कैट की थी, डॉग की थी, ठीक है। तो बैट की कितनी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है? 120 हर्ट्ज, 120,000 हर्ट्ज की। ये किसकी है जी? बैट की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। 11 वाले भी आ जाइएगा, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बेटा जब याद होगा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, शाबाश, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है तो ही यूनिट बनेगा ना। बुक में फार्मूला नहीं लिखा हुआ, मैंने टॉपिक में बताया था। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसकी इक्वल होती है? प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी क्या है? प्रेशर, ठीक है। पावर, पावर क्या है? पावर का यूनिट क्या होता है? शाबाश मेरा बेटा, पावर का यूनिट होता है वॉट। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फिर यूनिट क्या बनेगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन ना लगाई जाए। 12th वाले में देखिएगा जी, 12th वाला कहता है इंटेंसिटी ऑफ लॉन मूवर इज। लॉन मूवर की इंटेंसिटी बुक में याद कीजिए, मैंने बताया था बेटा कि बुक का पेज नंबर, वहाँ पर एक टेबल बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल नंबर 11.1। 11.1 के अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड की इंटेंसिटी दी गई हैं। एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लॉन मूवर, लॉन मूवर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 10⁻²। याद, ये तो वैल्यू याद करनी है, 10⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लॉन मूवर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉन्ग्स। याद कीजिए, ट्यूनिंग फोर्क का टॉपिक पढ़ाया था जब, शाबाश मेरा बेटा, मैंने बताया था ये क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रॉन्ग्स। इन्हें प्रॉन्ग्स का भी नाम दिया जाता है, इन्हें क्या नाम दिया जाता है? आर्म्स, बाजू, ठीक है। दिस इज, ये मैंने क्या बनाया? दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो बेटा उधर मैंने टॉपिक में बताया था ना कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इस ट्यूनिंग फोर्क की एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, याद होना चाहिए हमें, किस चीज़ पर? मैथ ऑफ, मैथ ऑफ किस चीज़ का? प्रॉन्ग्स का या आर्म्स का। तो जब ये चीज़ याद होगी तो ये एमसीक्यू सॉल्व होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आना है फिर? मैथ। 13 वाले में क्या आना है? मैथ ऑफ प्रॉन्ग्स पर क्या चीज़ डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पर वैल्यू याद करनी है। ये वैल्यू मैंने लिखी थी 21 सेल्सियस पर, हवा में जब टेम्परेचर 21 सेल्सियस होगा। अब स्पीड ऑफ साउंड 0 सेल्सियस पर कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। शाबाश मेरा बेटा। मैं यहाँ से एक छोटी सी बात बताऊं, समझदार हैं हम। 21 टेम्परेचर पर इतनी है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो कम हो गई। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्टेड होती है मेरा बेटा? शाबाश, अहम सारी बात। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट होगी? टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड को इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, कैसे इफेक्ट करेगा? अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, शाबाश मेरा बेटा, स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वाइस वर्सा, यानी लो टेम्परेचर होगा तो स्पीड हमेशा क्या होगी? कम। किस में? ये स्पीड ऑफ साउंड मैं बता रहा हूँ किस में? एयर में, हवा में। तो यहाँ से हम ऐसी चीज़ें खुद भी बना सकते हैं, कुछ सोचा करें। फिजिक्स जितनी सोचेंगे उतनी ज़्यादा आएगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर एट 25 सेल्सियस। इन्फॉर्मेशन याद करने वाली है भाई। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर के अंदर कितनी है? टेबल था, मैंने कहा था बुक में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट स्पीड गिवन है। 1531 मीटर पर सेकेंड। ये किस टेम्परेचर पर है? टेम्परेचर भी साथ याद होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर। 15 डिग्री सेल्सियस पर इतनी स्पीड ऑफ साउंड है जी। उसके बाद आ जाइए बच्चों 16th वाले पे, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील एट 25 सेल्सियस। स्पीड ऑफ साउंड किसके अंदर? स्टील के अंदर कितनी है? 25 सेल्सियस पर 5960 मीटर पर सेकेंड। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस स्टील के अंदर।
ये चीज़ किसके अंदर थी, सी वो लिक्विड के अंदर। यहाँ से हम क्या चीज़ ये डिड्यूस कर सकते हैं कि लिक्विड में, और ये था स्टील, सॉलिड, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड मोर होती है देन लिक्विड। सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज मोर देन लिक्विड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड इज क्या है, मोर देन किसके साथ, लिक्विड्स में। सॉलिड में ज़्यादा होती है जी, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड। 16th हो गया बेटा। 17th वाले में देखिएगा, 17th वाले में कहता है, पूछ ये रहा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइलेंट विसल इज, साइलेंट विसल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। साइलेंट विसल क्या होती है, जो डॉग्स को कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज साइलेंट विसल। ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक का पेज नंबर, बुक में ये इंफॉर्मेशन गिवन है व्हाट इज़ अ साइलेंट विसल, कि साइलेंट विसल क्या होती है। ये देखिएगा बेटा बुक के पेज नंबर आई थिंक सो पेज नंबर 23 पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर गिवन है। देखिएगा आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन जितनी भी गिवन है वहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आपने एमसीक्यूज करना है, जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो साइड इन्फॉर्मेशन को कभी भी मत निगलेक्ट कीजिएगा, भूलिएगा मत। साइलेंट विसल क्या होती है, सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज से लेकर कितनी 25,000 हर्ट्ज तक। और वो देखिएगा हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है 20,000 हर्ट्ज, ऊपर नहीं जा सकते हम। डॉग उस विसल को लिसन करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज की। इसे ये हमारे लिए साइलेंट होती है क्योंकि हम उसे नहीं सुन सकते, बट नॉट फॉर किस चीज़ के लिए, डॉग के लिए, क्योंकि डॉग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, याद कीजिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने पढ़ा था कि डॉग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, वो हमसे ज़्यादा है। तो 17 वाले में ऑप्शन क्या आएगी, राइट ऑप्शन क्या है, डॉग की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, याद करनी है 20,000 हर्ट्ज से लेकर, यानी साइलेंट विसल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 25,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक, ठीक है जी। 18 वाले में देखिएगा द साउंड लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव, वही पुरानी बात, टेबल नंबर 11.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 11.1 बुक का वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस 11.1 टेबल के अंदर बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड की इंटेंसिटी भी गिवन है, डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल भी गिवन है। अब यहीं पे उसने पूछा है रसलिंग ऑफ लीव का इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, रसलिंग ऑफ लीव का इंटेंसिटी लेवल, जब हवा चलती है तो पत्तों की जो सरसराहट होती है उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, ये भी याद रखना है 10 dB। शाबाश मेरा बेटा, dB का मतलब क्या है, डेसिबल, dB का मतलब क्या है, दैट इज डेसिबल, यूनिट ऑफ किस चीज़ का, इंटेंसिटी लेवल का। यहाँ पे हम एक और चीज़ भी सीख लेते हैं, 1 बेल किसके इक्वल होता है 10 dB के। तो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये हो गई जी 18 के बाद मेरा बेटा देखिएगा जी 19th वाले में वो क्या कह रहा है। 19th वाले की इंफॉर्मेशन में बेटा कहता है टू हियर echoes द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड शुड बी। याद कीजिए जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि साउंड एको को हेयर करने के लिए हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना, कम से कम फासला कितना होना चाहिए, याद रखना है। कम से कम फासला एको को हर्ड करने के लिए 17 मीटर का, 17 मीटर का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, 17 मीटर का डिस्टेंस मेरा बेटा, 17 मीटर का डिस्टेंस ये था सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ। भाई सोर्स ऑफ साउंड, साउंड ट्रैवल करके गया, यहां पे आगे कोई भी ऑब्स्टेकल थी एको के लिए, यानी साउंड दोबारा सुनाई दे, यहां से गया, रिटर्न बैक होके वापस आया। टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है 34 मीटर का। एक तरफ जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, आधा इसका कितना बनता है, डिस्टेंस उसने 17 मीटर का कवर किया ना साउंड ने। तो टू हियर एकोस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड शुड बी
17 मीटर, 17 मीटर का कम से कम फासला होना चाहिए। 20th वाले पे देखिएगा जी, उसमें जी ऑल पीपल कैन नॉट हियर साउंड अबव देन, याद करें ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में मैंने बताया था यंगर चिल्ड्रन की, भाई ये इंफॉर्मेशन याद होगी मेरा बेटा तो ही होगी। यंग चिल्ड्रन उनकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज। मैंने कहा था एज इंक्रीज होती गई तो जाहिर बात है ओल्डर होते गए ना, तो ओल्डर पीपल से होते हैं एज के साथ ये फ्रिक्वेंसी रेंज डिक्रीज हो जाती है। तो ओल्डर पीपल की कितनी है, व्हेन यू 15,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इससे ऊंची आवाज़ वो नहीं सुन सकते। तो ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड अबव देन 15,000 हर्ट्ज, भाई 15,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो साउंड नहीं सुन सकते। इंफॉर्मेशन याद होगी तो एमसीक्यू सॉल्व होगा, बार बार ही बता रहा हूँ। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय मॉस्किटो बजिंग इज, मच्छर की आवाज़ जब आ रही होती है, याद रखनी इन्फॉर्मेशन, उसका भी इंटेंसिटी लेवल कितना, दैट इज 40 dB का। इंफॉर्मेशन याद रखनी है भाई। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 100 सेल्सियस, 100 सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, इंफॉर्मेशन याद रखनी है 386 मीटर पर सेकेंड, किस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखिएगा 100 पर 386 है, 21 पर 343, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, फैक्टर बताया था, याद रखना है मेरा बेटा। 23 पे द इंटेंसिटी लेवल ऑफ विस्परिंग इज, वो जो हल्की सी आवाज़, दो बंदे बैठे आपस में बातचीत कर रहे तो कान के पास करीब आके हल्की सी आवाज़ की, विस्पर किया जिसको कहते हैं, सरगोशी जिसको कहते हैं, तो विस्परिंग का याद रखना है। इंटेंसिटी लेवल कितना होता है 30 dB का, बहुत कम है, इसीलिए साथ तीसरे बंदे को आवाज़ नहीं ना आती कि आपस में बातचीत की गई। आ जाइए जी, द इंटेंसिटी ऑफ रसलिंग ऑफ लीव इज, यहाँ पे मैंने लिखा था ये इंटेंसिटी लेवल लिखा था, इंटेंसिटी लेवल और चीज़ है, इंटेंसिटी कितना है, रसलिंग ऑफ लीव की इंटेंसिटी कितनी है, इन्फॉर्मेशन याद रखनी, 10⁻⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 25 वाले पे जी। उसमें है जी विच फ्रिक्वेंसी इज यूज बाय एलिफेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई थी कि व्हेन एलिफेंट्स लॉन्गर डिस्टेंस पर, किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। देखिएगा बुक का पेज नंबर, शाबाश मेरा बेटा, बुक के है जी पेज नंबर 26 पर इन्फॉर्मेशन में मैंने पढ़ाया था। एलिफेंट्स हैं तो उन एलिफेंट्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए भाई, लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बड़ी बनेगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो दे ट्रैवल मोर डिस्टेंस, याद रखिएगा बात। तो किस फ्रीक्वेंसी पर, राइट ऑप्शन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। एलिफेंट्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ लो फ्रीक्वेंसी पर। आ जाइएगा बच्चों, उसके बाद द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ट्रेन सायरन इज, ट्रेन गुजरती है ना अक्सर, देखी होगी आपने, उसका जो सायरन होता है, जो आवाज़ आती है उसके सायरन की, उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली है, दैट इज़ 120 dB, 120 डेसीबल का इंटेंसिटी लेवल होता है। द पिच ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, शाबाश, आंसर तो मैं खुद ही बता दिया ना आपने मुझे। पिच ऑफ साउंड मोस्ट क्लोजली रिलेट करता है किस चीज़ के साथ, याद करें, आएगी भाई, टॉपिक आएगा तो सवाल होंगे, नहीं आएंगे तो कभी भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते। फिर से देख लेते हैं, लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, एक अभी हम एमसीक्यूज कर चुके हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड था पिच का, शाबाश, पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, किस चीज़ पर, फ्रीक्वेंसी पर, शाबाश मेरा बेटा। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पे क्या आएगा 27 के अंदर, फ्रीक्वेंसी। इंफॉर्मेशन याद होगी तो होगा। 28 रटे नहीं मारने। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तीसरा हमने फैक्टर पढ़ा था क्वालिटी ऑफ साउंड का, शाबाश। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ थी, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच।
क्वालिटी ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है मेरा बेटा? शाबाश, किस चीज़ पर? वेव फॉर्म पर। क्योंकि अगर लाउडनेस और पिच दो डिफरेंट साउंड की सेम है लेकिन उनकी वेव फॉर्म हमेशा डिफरेंट होगी, तो उसी वेव फॉर्म की बेस पर हम दो पर्सन आपस में बातें करें तो उनकी वॉइस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, शाबाश मेरा बेटा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पर। 29 में देखिएगा जी, 29 में कहता है सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन। याद कीजिएगा नॉइस वाला जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था नॉइस पोल्यूशन में, उसमें मैंने सेफ लेवल ऑफ नॉइस बताया था। सेफ लेवल ऑफ नॉइस मैंने बताया था कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। शाबाश, 2 फैक्टर्स आने भी चाहिए। वॉल्यूम कितना ऊंचा है, ठीक है, और कितनी देर के लिए है, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, शॉर्ट सा लिखा है पीरियड ऑफ एक्सपोजर, भाई कितनी देर के लिए आवाज़ थी। ये सेफ लेवल ऑफ नॉइस है जो इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स। शाबाश मेरा बेटा, कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स। 30th पर आ जाइएगा जी। द टेक्निक्स और मैथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड एज। डेफिनेशन है, डेफिनेशन पता होगी किस चीज़ की है? तो किस चीज़ की डेफिनेशन? दैट इज एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। यानी एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन क्या है? वो टेक्निक या वो मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब। कौन सा वाला साउंड? अनडिजायरेबल साउंड। भाई वो साउंड जो डिजायरेबल नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या चीज़, जो मेथड या टेक्निक यूज़ करते हैं उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। डेफिनेशन उसने लिखी हुई थी एमसीक्यूज के अंदर, हमें पता होनी चाहिए किस चीज़ की डेफिनेशन थी। 31 में आ जाइए बेटा। 31 के अंदर कहता है माइस कैन हेयर फ्रिक्वेंसीज अप टू। फिर वही बात, पुरानी वाली बात, भाई माइस उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 100,000 हर्ट्ज की। इतनी फ्रिक्वेंसी रेंज तक वो सुन सकती हैं, याद होनी चाहिए। ये तो इन्फॉर्मेशन है जो याद होनी चाहिए। साइड इन्फॉर्मेशन टिड बिट्स दी हुआ है आपकी बुक में। फिर बता रहा हूँ बुक में पेज नंबर, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ रट्टे मार के इसको याद कर रहे ना। पेज नंबर 31 पर उठते बैठते रोजाना के 1 याद करेंगे, 5 दिन में 5 याद हो जाएंगी। साउंड वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। भाई जिनकी फ्रिक्वेंसी देखिएगा एक 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये हम सुन सकते हैं। जो इससे ज़्यादा होती है उन्हें क्या नाम देते हैं? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं? अबव। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक। ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक। तो 32 में मेरा बेटा राइट ऑप्शन क्या आएगी? दैट इज इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक याद रखनी है। 33 में देखिएगा मेरा बेटा, 33 में कहता है साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज आर। अभी बताया अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक। दूसरा नाम, दोनों नाम याद रखने हैं, उसे हम अल्ट्रा साउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन में देखनी है, ऑप्शन के अंदर उसने क्या क्या दी हुई है? दी हुई ऑप्शन के अंदर उसने नाम इसका अल्ट्रासोनिक दिया हुआ है तो अल्ट्रासोनिक ही आएगा। लो जी ये 33 हो गए। 33 के बाद 34 वाले एमसीक्यूज में, हाँ जी मेरा बेटा 34 एमसीक्यूज के अंदर किया वन बेल इक्वल्स टू, वन बेल किसके इक्वल होता है? कितने? ऑप्शन में देखिएगा, वन बेल इक्वल्स टू, पहली बात समझिए, याद रखिए, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है बेटा जो एमसीक्यूज के अंदर बन जाती है। हमने पढ़ा था साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू फार्मूला 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट और यूनिट डीबी डेसिबल। बार बार इसलिए बताता हूँ, याद हो जाएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। डीबी डेसिबल स्मॉलर यूनिट है, लार्जर यूनिट इससे पहले एक यूज हुआ था, उसे क्या नाम दिया जाता है? बेल का। एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10।
तो 34 ऑप्शन के अंदर देखो, जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल का, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई थी ना, तो इन्फॉर्मेशन अगर वो आपको एमसीक्यू में बना के पूछ लेगा तो आपका लॉन्ग तैयार था, शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो गया, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। जी 34 के अंदर है 1 बेल किसकी इक्वल होता है 10 डेसीबेल के। 35 वाले पे आ जाइए बेटा। 35 में अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी एनर्जी। याद कीजिए टॉपिक जब पढ़ाया था तो वहाँ पर एक बात बताई थी कि जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स भाई दे कैरी मोर एनर्जी मेरा बेटा, भाई इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, ऑडिबल साउंड, और जो सुना जा सकता है उनकी एनर्जी कम होती है, अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी मोर एनर्जी होती है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी सीख लें हम कि इनकी जो वेवलेंथ होती है, शाबाश, वेवलेंथ होती है शॉर्टर, तो ऑटोमेटिकली फिर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी हायर, ज़्यादा होगी। तो 35 वाली ऑप्शन के अंदर कहता है अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी एनर्जी लेस मोर इक्वल या नन ऑफ दीज। अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर क्या होती है, दे कैरी बेटा मोर एनर्जी, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। 37 में देखिएगा, उसमें कहता है लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन 8 आवर्स वर्क डे इज। 8 आवर वर्क डे का लेवल ऑफ नॉइस, नॉइस पोल्यूशन के अंदर थी ये बात, जहाँ पे सेफ लेवल ऑफ नॉइस था ना, वहाँ पे 2 फैक्टर थे सेफ लेवल ऑफ नॉइस के, सेफ लेवल ऑफ नॉइस के 2 फैक्टर्स, और वहाँ पे इसमें ये भी बताई थी इन्फॉर्मेशन कि रिकमेंडेड सेफ लेवल ऑफ नॉइस कितना है 8 आवर्स वर्क डे के अंदर। तो आपने याद रखना है कितना, 85 से लेकर 90 डेसीबेल का। अभी वहाँ पे इंफॉर्मेशन याद होगी तो यहाँ पे एमसीक्यू तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। फिर सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर, हमारा दिमाग जो साउंड की सेंसेशन परसिस्ट करता है, परखता है किसी चीज़ को, वो कितनी देर के लिए होती है 0.1 सेकेंड के लिए। ये इन्फॉर्मेशन याद करें, जब एको का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मेरा बेटा बताई थी मैंने बात, ये सेंसेशन ऑफ साउंड, ये वो याद होगा तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। कितनी देर के लिए होती है 0.1 सेकेंड के लिए सेंसेशन। अच्छा जी, द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज डैश देन दैट इन गैसेस। गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड एज कंपेयर विद लिक्विड कितने टाइम्स होती है, ये वैल्यू याद रखनी। जब स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे बताई थी, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स इन गैसेस और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 15 टाइम्स देन इन गैसेस। तो इसका मतलब है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड एज कंपेयर विद गैसेस कितने टाइम्स ज़्यादा होती है 5 टाइम्स। देखिए कि ये इन्फॉर्मेशन जब आप उधर याद कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा बेटा आपका एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा जी। 40th वाले पे आइएगा। 40th वाले में कहता है मिस तो नहीं हो गया एक, ये 35 था, दिस वन इज 36, सॉरी बेटा, एंड दिस वन इज 37 एंड दिस वन इज 38 एंड दिस वन इज 39। हमने 38 वाला किया था स्पीड ऑफ साउंड। 39 में कहता है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ पियानो एंड फ्लूट ड्यू टू। भाई एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर मेरा बेटा रटे नहीं मारनी, चीज़ों को याद करना है, समझना है। भाई ये रूम है, शाबाश मेरा बेटा, इस रूम के अंदर हमें पियानो की भी आवाज़ आ रही है, हमें फ्लूट की भी आवाज़ आ रही है। इन दोनों की लाउडनेस कितनी ऊंची है और इन दोनों की पिच क्या है, भाई ये दोनों फैक्टर दोनों के क्या है, सेम है। तो हम कैसे फ़र्क बताएंगे कि दैट दिस इज़ द वॉइस या साउंड ऑफ पियानो या फ्लूट, किस बेस पर, जब हमें याद होगा क्या चीज़, क्वालिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन याद होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड,
तो क्वालिटी की बेस पर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। हम पियानो और फ्लूट की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगी 39 के अंदर, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। 40th में देखिएगा मेरा बेटा, 40th वाले एमसीक्यू के अंदर वो कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड। अभी बताया मैंने भाई, साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस मतलब कितनी ऊंची आवाज़ है, और उनकी पिच का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर वो दोनों सेम है तो हम उन दोनों साउंड को किस बेस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी की बेस पर हम उन दोनों साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 41 में आइएगा बेटा, 41 के अंदर कहता है जी एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव इज, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि साउंड है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं एमसीक्यू के साथ ताकि आपको चीजें याद हो जाए। साउंड वेव्स कौन सी होती है मेरा बेटा, मैकेनिकल वेव्स। हम उन मैकेनिकल वेव्स की कौन सी टाइप होती है, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें मटेरियल के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। एनर्जी कौन सी होती है इनमें, दे कैरी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है मेरा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये ऑप्शन में 41 में कहता है एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, रेडियो वेव नहीं, एक्स रेज नहीं, लाइट वेव्स नहीं, इन्हें सबको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, तो सिर्फ साउंड वेव्स ही हैं जिन्हें मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। तो इसका मतलब है साउंड वेव्स कौन सी होती हैं, दे आर मैकेनिकल। अब हम उन्हें मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहते हैं कि हर मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती है जिन्हें क्या, दोज रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है मेरा बेटा भाई ट्रैवलिंग के लिए जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स मैकेनिकल। द मेन कैटेगरीज ऑफ वेव्स, भाई वेव्स की चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, वेव्स की दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेन कितनी हुई, फिर दो कैटेगरीज हुई। कितनी कैटेगरीज होगी बेटा, 2। दो कैटेगरीज है किस चीज की, मैकेनिकल वेव्स की। क्लियर हो गया बच्चों बात। यहाँ पर बेटा हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, 42 एमसीक्यूज थे जिनमें से हमने फर्स्ट 7 एमसीक्यूज ये हमने यूनिक नोट्स में से किए। पहले 7 एमसीक्यूज हमारे एक्सरसाइज के थे, और बाकी जो रिमेनिंग वाले थे वो रिमेनिंग वाले एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो साइड इन्फॉर्मेशन है टॉपिक्स के अंदर से जो डिफरेंट एमसीक्यूज हमने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आ चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज इनमें ऐसे हैं जो बोर्ड में भी आ चुके हुए हैं, ठीक है, नोट्स के अंदर उनके साथ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस ईयर के अंदर ये एमसीक्यूज बोर्ड में आ चुके थे। ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन हमारा आज का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जी हम कुछ रिव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर आपकी बुक के अंदर हम बुक से ही करेंगे रिव्यू क्वेश्चन जो बुक में अंदर गिवन है। पेज नंबर 33 पर बेटा बुक और नोट्स दोनों खोल लीजिएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, फिर उसको समझाता भी जाता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि ये वो वाला हमारा गिवन रेलेवेंट टॉपिक था जो हमने कर लिया हुआ है एज इट इज़। हम वही टॉपिक, वही यूनिक नोट्स का जो हमने क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन किया वही आपने एज इट इज़ वैसे ही याद कर लेना है इन रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर। याद रखिए कि रिव्यू क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं कि रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर पहला वाला क्वेश्चन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है क्या है, क्या चीज़ उसको रिक्वायर्ड है। ये सारे रिव्यू क्वेश्चन वही हैं बेटा जो हम टॉपिक कर चुके हुए हैं। लीजिए रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन उसने गिवन किया हुआ है रिव्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट समझ नहीं, बता दीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर क्या देना है। हालांकि उसे पता होता है आंसर का, लेकिन स्टेटमेंट एग्जामिनर कुछ ऐसी ऊपर नीचे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बना देता है, बच्चों को समझ नहीं आती। लो जी पहला वाला क्वेश्चन 11.1। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा और समझाऊंगा कि इसमें कहता क्या है। बुक में देखिएगा 11.1 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड।
भाई साउंड की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, याद रखिएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर छोटा सा स्केच बना के बताऊंगा कि साउंड है तो साउंड की किस चीज़ के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा, प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस। भाई याद रखो बेटा, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब भी क्या चीज़ होगी, व्हेन एवर देयर इज वाइब्रेशन। भाई वाइब्रेशन ऑफ क्या चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल या बॉडी। बॉडी वाइब्रेट करेगी, उसकी वाइब्रेशन से क्या चीज़, सेंसेशन जो हमारे कान में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, वो असल में क्या कहलाता है, साउंड। तो बेसिक क्या चीज़, कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी तो साउंड। फिर और बात, इस वाइब्रेशन के साथ मेरा बेटा अहम सारी बात, क्या चीज़ होना चाहिए, मटेरियल नहीं, हम अगर इसको अच्छा सा लफ्ज इसके लिए यूज करें तो क्या चीज, मीडियम। भाई मीडियम होगा तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा, व्हेन देयर इज नो मीडियम तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर हो गया जी। इसके बाद जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11.2 में, रिव्यू क्वेश्चन में, बुक का क्वेश्चन नंबर 11.2 में कहता है, What is the effect of medium on speed of sound? In which medium sound travels more faster? एयर में, सॉलिड में या लिक्विड में? अपने आंसर को क्या करें, जस्टिफाई करें। लो जी, सबसे पहली बात कि हमने पढ़ा था, ये मैं पूरा आंसर तो नहीं लिख सकता उसका, सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगा कि साउंड हमने पढ़ा है, साउंड वेव मेरा बेटा शाबाश, कौन सी वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव होती हैं, जो दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मीडियम, इसका मतलब हुआ कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड इफेक्ट होती है बाय किससे, मीडियम से। और याद करें मेरा बेटा, मैंने बताई थी बात, अगर साउंड वेव, जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना स्पीड ऑफ साउंड का, उसमें मैंने बताया था कि अगर मीडियम से अफेक्टेड होती है तो मीडियम से अफेक्टेड किस वजह से होती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। भाई हर मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट, तो दैट इज वाई स्पीड ऑफ साउंड इन ईच मीडियम डिफरेंट। यानी नेचर ऑफ मीडियम, नेचर का मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो नेचर ऑफ मीडियम जो है वो क्या करेगी, दैट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। अब क्वेश्चन के एक हिस्से में उसने पूछा है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड। भाई स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती किस चीज के अंदर, सॉलिड के अंदर, एज कंपेयर विद लिक्विड एंड गैसेस। इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स होती है देन इन किसके अंदर, गैसेस के अंदर। एंड द स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 15 टाइम्स होती है सॉलिड के अंदर एज कंपेयर विद किसके साथ, गैसेस के साथ। 3 मीडियम पूछे थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी एयर, सॉलिड या लिक्विड में। लिक्विड में 5 टाइम्स मोर देन एयर, सॉलिड के अंदर 15 टाइम्स मोर देन एयर। एयर का मतलब क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्लियर होगी बात। 11.3 में कहता है, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। भाई सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड कैसे प्रूव करेंगे, उठा लीजिए। मैंने कहा था यूनिक नोट्स के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर जो सारे किए हैं, जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे हमारे नोट्स के अंदर गिवन है, मैंने वैसे ही सीक्वेंस के साथ आपको सारे करवाए हैं। तो हमने एक जगह पर स्टार्ट में ही शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था क्या चीज़, मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव, जिसमें हमने प्रूव किया था लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। तो ये आपका यूनिक नोट का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है विच इज़ ऑन पेज नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 26 पर वही सारी चीज़ लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड जो हमने प्रूव की थी, वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लेके, ठीक है जी। तो एज इट इज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको इन डिटेल बताऊँ। 11.4 देखिएगा, 11.4 में बुक में लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। कि भाई हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड से हम क्या मुराद लेते हैं। मैं वैसे जर्नल सा बता देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मेरा बेटा जब भी बात आए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में याद रखिएगा ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स
वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं? बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, किसके बैक एंड फोर्थ? डायरेक्शन ऑफ वेव्स। हम वेव्स कौन सी पढ़ रहे हैं? हम साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम साउंड वेव्स की बात करेंगे। मैं जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसी डायरेक्शन के अंदर मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। दैट कैटेगरी ऑफ वेव इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फिर से वही बात, हमने कैसे प्रूव किया था कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं? याद करें, मैं शॉर्ट सा वैसे ही बता देता हूँ बना के, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ जी ये वो वाला टॉपिक है जिसके अंदर मैंने ऐसे ट्यूनिंग फोक बनाया था। उसके अंदर मैंने फ्रंट पे ये एयर की लेयर बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कंप्रेशन नहीं, कुछ लेयर मैंने ऐसी बनाई थी जिसके अंदर मेरा बेटा, मैंने कहा था जब वाइब्रेट नहीं कर रहा तो सारी की सारी लेयर्स एक जैसी हैं, छोटी सी बना रहा हुआ ताकि आपको याद आ जाए। एक जगह मैंने ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक बनाया था जिसमें ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था, इसके प्रॉन्ग्स ऐसे थे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सामने कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, प्रेशर हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है। कुछ हिस्से में रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा था जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर थे। ऐसे ही कंप्रेशन फिर फर्दर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है जी, ये रफ सब बता रहा हूँ, ठीक है। और एक जगह पे फिर जब ट्यूनिंग फोक की शेप ऐसे हो जाती है, इसमें प्रॉन्ग्स ऐसे आ जाते हैं, याद करें वो पोजीशन OBA वाला, ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। जिसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स कैसे होती है जी। 11.4 हो गया। 11.4 के बाद एक और देख लेते हैं 11.5। ये रिव्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ, रिव्यू क्वेश्चंस का 11.5 में क्या कहता है, आसान सा क्वेश्चन है। 11.5 में कहता है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजन टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। याद करें बच्चों, मैंने एक जगह पर बात बताई थी कि जो साउंड वेव्स होती हैं दे डिस्प्लेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। 3 उसने पूछी हैं, मैं 3 क्या साउंड वेव्स जो होती हैं वो बे करती हैं क्या चीज़? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन होती है ना साउंड वेव्स की। दूसरी बात, साउंड वेव्स ओबे करती है लॉज ऑफ क्या चीज? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट कर देती है व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लास्ट वाली बात, और क्या चीज ये ओबे करती है क्या चीज? लॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। लॉज ऑफ डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है? दे कैन इजीली बेंड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, या किस चीज़ के जो भी स्लिट्स होती हैं या बाउंड्रीज होती हैं उनके कॉर्नर से इजीली क्या कर जाती हैं? ये बेंड कर जाती हैं। लो जी बेटा, यहाँ तक हम अपने टॉपिक को रखते हैं। लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 11.5 तक रिव्यू क्वेश्चन किए, 42 तक हमने क्या किए? अपने सारे के सारे MCQs सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे वाले जो रिव्यूज़ क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हमने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका होगा, आपने यूनिक नोट्स और बुक अपनी हमेशा अपने पास रखनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे रह गए हैं जिनको हम देखेंगे, किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जाते हुए फिर एक छोटी सी बात और उसी पुरानी बात का अगला हिस्सा, हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि पिछली उम्मत में अज़ान नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें अज़ान दी, ठीक है जी। अज़ान की अहमियत के बारे में थोड़ी सी बात कर दूं कि अज़ान की कितनी अहमियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन और हुसैन के लिए, यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के लिए किस चीज़ की? खाना काबा की क्या मांग लेता? यानी अब मैं बात करूँ किस चीज़ की? अज़ान की। यानी मैं हसन और हुसैन के लिए खाना काबा की अज़ान मांग लेता, ठीक है। ये उनकी ख्वाहिश थी। ऐसी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं मौजूदा वक्त का, यानी जिस वक्त के वो खलीफा थे, अगर खलीफा वक्त ना होता तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन होना ज़्यादा तरजीह देता, कि मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन होता, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। अगर मैं मौजूदा वक्त का खलीफा ना होता तो मैं क्या किस चीज़ को फोके देता, किस चीज़ की अहमियत देता? कि मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन, मुअज्जिन का मतलब है जो अज़ान देने वाला है, ठीक है जी। अज़ान की अहमियत ये दुनिया में है। क़यामत वाले दिन फरमाया गया कि जो अज़ान देता होगा, यानी जो मुअज्जिन होगा, ठीक है, वो क़यामत वाले दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर होगा। यानी जो दुनिया में अज़ान जिसने दी है, यानी मुअज्जिन, वो क़यामत वाले दिन सबसे
ऊंचे मुकाम पर होगा। एक छोटा सा वाक़या भी बता दे तो इसी से रेलेवेंट, फिर उसके बाद हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। कादसिया की एक जंग थी, उस जंग में मुअज्जन शहीद हो गया, ठीक है। तो वहाँ के जो सरदार थे, उन सरदारों में आपस में किस चीज़ पर बहस व तकरार होगी कि चूँकि मुअज्जन शहीद हो चुका था तो अज़ान हम देंगे। तो फिर इसके लिए क्या की गई, कुरानदादी की गई। कुरानदादी करने के बाद जिस बंदे के नाम वो कुरानदादी का कुरान निकला, उसी बंदे ने अज़ान दी। यानी अज़ान देने की इतनी ज़्यादा अहमियत है। एक अहमियत मैंने आपको बताई क़यामत वाले दिन कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ान देने वाला क़यामत वाले दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर होगा। इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर्स के अंदर कि अज़ान की अहमियत के बारे में और क्या बातें हैं, ठीक है, उसकी कितनी फ़जीलत है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों वही पुरानी बात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दीदो कारक का भी ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी सेफ़ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ़ रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।